हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे साथ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज ये आधुनिक भारत का छठा लेक्चर है। तो काफ़ी दिन बीच में मैं एब्सेंट रहा, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लॉर्ड डफरिन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लॉर्ड रिपन तक पढ़ चुके हैं। तो आज डफरिन का नंबर है 1884 से 88 तक इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। और डफरिन के समय तीसरा अंगल बर्मा युद्ध हुआ। इससे पहले मैं आपको दो अंगल बर्मा युद्ध पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि तो इसमें अगर हम देखें तो पहला अंगल बर्मा युद्ध एम हर्स्ट के समय हुआ था, जिसको अर्ल ऑफ अराकान कहा अंग्रेजों ने। और यांडबू की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। यांडबू की संधि हुई और ये युद्ध समाप्त हुआ। और ये बात है 1824 से 1826 की। तो पहला युद्ध था ये। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था, अंगल बर्मा युद्ध हुआ था डलहौजी के समय युद्ध हुआ था। और डलहौजी ने जो लोअर बर्मा और पीगू का क्षेत्र था, यानी कि दक्षिणी बर्मा और पीगू का क्षेत्र हथिया लिया था बर्मा से। और अब देखिए तीसरा गवर्नर जनरल है जो डफरिन, ये पूरे बर्मा को ही निगल जाएगा, यानी कि पूरे बर्मा का ही पूर्ण विलय ब्रिटिश भारत में कर लेगा। तो तीन गवर्नर जनरल ध्यान रखिए बर्मा से संबंधित, एक एम हर्स्ट, दूसरा डलहौजी और तीसरा डफरिन। तो डफरिन ने पूर्ण विलय किया बर्मा का। उसके बाद देखिए डफरिन के समय एक इम्पोर्टेंट घटना होती है भारतीय इतिहास में। डफरिन के समय 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हयूम ने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की, जिसका नाम था इंग्लिश में इंडियन नेशनल यूनियन। तो INU की स्थापना होती है। बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर INU को INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदी में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जब स्थापना हुई थी कांग्रेस की तो कांग्रेस का नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। और इंडियन नेशनल यूनियन, इंग्लिश में इंडियन नेशनल यूनियन और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ, भूल कर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस मत करना, ये बाद में किया गया था दादा भाई नौरोजी के रिक्वेस्ट पर। आगे देखिए अगला गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसरॉय आता है लॉर्ड लैंसडाउन। भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट रेखा खींची जाती है और इसका कार्यकाल है 1888 से 1894 तक। तो ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और भारत की सीमा निर्धारित करती है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के समय की ये घटना है, तो वो लैंसडाउन है। इससे पहले हम देखें तो इनके बीच दो युद्ध ऑलरेडी लड़े जा चुके हैं अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स के बीच। अगर हम पहले अंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो वो हुआ था 1839 से 42 तक। और ये युद्ध हुआ था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ओकलैंड के समय। ओकलैंड ने अटैक कर दिया था क्योंकि दोस्त मोहम्मद जो अफ़गानिस्तान का शासक था वो रूस से मित्रता कर रहा था। इसी से चिंतित होकर इस पर अटैक किया गया। और उसके बाद जॉन लॉरेंस आता है, वो कुशल आक्रमणीयता की नीति का पालन करता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। फिर लिटन आता है। लिटन एक साम्राज्यवादी टाइप का वॉइसरॉय था और इसने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया 1878 और 80 में। 80 तक इसने अटैक किया। और इसके समय गंडमक की संधि होती है। गंडमक की संधि के तहत ये युद्ध, दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। और उसके बाद देखिए अफ़गानिस्तान के साथ ये तीसरा जो वॉइसरॉय है इसने ड्यूरेंट लाइन खींची। तो अफ़गानिस्तान के संबंध में आपको ये 2-3 गवर्नर जनरल ध्यान रखने हैं। ऑकलैंड जिसने पहला युद्ध किया, दूसरा लिटन और तीसरा फिर लैंसडाउन। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट घटना इसकी एक और है जो कि है दूसरा कारखाना अधिनियम। तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में इसके समय आता है। और दूसरा कारखाना अधिनियम से पहले मैं आपको पहला कारखाना अधिनियम बता चुका हूँ जो कि रिपन के समय आया था। तो रिपन के कारखाना अधिनियम में और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। रिपन के कारखाना अधिनियम में नियम ये था कि वो कम से कम 100 मज़दूरों वाले कारखाने पर लागू होता था। मतलब वो सारे रूल, अगर किसी कारखाने में मान लीजिए 80 वर्कर है, 85 वर्कर है, तो इस तरह से रूल लागू नहीं होता था। अब इसमें क्या है, प्रावधान सख्त कर दिए। अगर किसी कारखाने में 50 से अधिक मजदूर है तो उस पर यह कारखाना अधिनियम लागू होगा। और क्या था, दूसरा प्रावधान वहाँ ये था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते। और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ इस प्रावधान को बढ़ा दिया, 9 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में काम
नहीं करवा सकते। यानी कि पहले देखें तो 8 वर्ष का कोई बच्चा था, वो कारखाने में काम करने के योग्य था, लेकिन अब लैंसडाउन के समय क्या हुआ, इस आयु को बढ़ा दिया, 9 वर्ष कर दिया। अगला देखिए, तो 9 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखाने में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चा 10 साल का है तो वो काम कर सकता है। तो वो कितने घंटे काम करेगा, इसको देखिए, इस टाइम को भी 9 से 19 वर्ष तक का बच्चा जो काम करेगा वो केवल 7 घंटे काम करेगा। पहले जबकि ये कितना था, पहले ये 9 घंटे था, अब इस टाइम को भी कम कर दिया गया। और उसके बाद देखिए एक चौथा, ये 3 ही प्रावधान थे पहले वाले में, और ये एक नया ऐड किया लैंसडाउन ने, ये था कि महिलाओं से जो काम करवाया जाएगा वो 11 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। जो महिलाएं कारखाने में काम करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 घंटे तक काम करेगी, और वो भी सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक। यानी कि सुबह 5 बजे से पहले महिलाएं काम नहीं करेगी और 8 बजे के बाद महिलाएं कारखानों में काम नहीं करेंगी। तो ये घटना लैंसडाउन के समय की है। और लैंसडाउन के समय मणिपुर का विद्रोह होता है, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड एल्गिन सेकंड। तो एल्गिन सेकंड जो है, इसका कार्यकाल 1894 से 99 तक हमको देखने को मिलता है। इसके समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, बस एक अकाल आयोग है 1896 में जो बना था, और ये बना था जेम्स लोयल की अध्यक्षता में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना था, कैंपबेल, तो वो बनाया गया था जॉन लॉरेंस ने, वो पहला अकाल आयोग था, जॉन लॉरेंस ने बनाया था। और ये दूसरा अकाल आयोग था जो एल्गिन सेकंड ने बनाया। एल्गिन सेकंड का एक कथन कई बार पूछ लिया जाता है, इसने कहा था कि भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और इसको तलवार के दम पर ही रखा जाएगा। बस यही 2 बातें हैं जो एल्गिन सेकंड के बारे में ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन का जो कार्यकाल है काफ़ी विवादित है। इसके कार्यकाल को अधिनियमों का काल कहा जाता है, आयोगों का काल कहा जाता है। कर्जन के काल को 1899 से 1905 तक कर्जन का कार्यकाल देखने को मिलता है। कर्जन के बारे में जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि कैसा दुर्भाग्य है, अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों भारत एक साथ आए। यानी कि अकाल की तुलना कर्जन से कर दी डायरेक्ट, कि जिस प्रकार अकाल और प्लेग का रोग मनुष्य के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार कर्जन भी भारतीयों के लिए हानिकारक है। गोपाल कृष्ण गोखले देखिए, ये भी कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर देते हैं कि जिस तरह औरंगजेब अत्याचारी था, कर्जन भी उससे कम नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ आयोग देखते हैं जो कर्जन ने बनाए थे। तो कर्जन ने एक अकाल आयोग बनाया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था एंटनी मैकडोनाल्ड को। उसके बाद कर्जन ने सिंचाई आयोग भी बनाया था, यानी कि खेती की जो पैदावार है उसको बढ़ावा देने के लिए सिंचाई आयोग बनाया ताकि अकाल से निपटा जा सके। ये स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में बनाया गया, और 20 वर्षों में, अगले 20 सालों में ये निर्धारित किया गया कि खेती पर 4.5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। उसके बाद देखिए इस सिंचाई आयोग के द्वारा कई नहरें बनाई गई, ये भी ध्यान रखिए। तो पुलिस आयोग भी कर्जन के समय बनता है एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में। ये नाम याद रखिए कि एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया था 1901 में। इसकी कुछ सिफारिशें पढ़ते हैं। तो पुलिस आयोग की पहली सिफारिश थी कि पुलिस कर्मियों के पद और वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, यानी कि पदोन्नति मिलनी चाहिए और वेतन भी समय समय पर बढ़ना चाहिए। फ्रेजर का दूसरा जो सिफारिश थी वो ये थी कि प्रांतीय पुलिस की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि उस समय केंद्रीय पुलिस थी तो इसकी ये सिफारिश थी कि प्रांतीय पुलिस भी बनाई जानी चाहिए। तीसरी सिफारिश पुलिस आयोग की थी कि उच्च पदों पर सीधी भर्ती होनी चाहिए, यानी कि सीधा ही उच्च पदों पर डायरेक्ट जो एग्ज़ाम के माध्यम से है वो भर्ती होनी चाहिए। और चौथी सिफारिश थी पुलिस आयोग की कि केंद्रीय गुप्तचर बोर्ड की स्थापना की जाए, यानी कि जो गुप्त एजेंसियां होती है, जैसे आज हमारी रो है रिसर्च एनालिसिस विंग, उसी तरह तर्ज पर, यानी कि उस समय बात हो रही थी कि हमें गुप्तचर बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय आयोग। तो मैंने आपको बताया था कि कर्जन का जो काल है वो आयोगों का काल है। तो विश्वविद्यालय आयोग बनाया कर्जन ने टॉमस रेले की अध्यक्षता में। तो टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बनता है। इसमें 2 सदस्य भारतीय भी रखे गए थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये 2 भारतीय थे।
तो पूछा जा सकता है कि कौन से दो भारतीय थे? तो हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। 1901 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर। ये नोट में अलग से लिखा गया है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए जो विश्वविद्यालय आयोग था इसकी सिफारिश के आधार पर ही बाद में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ 1904 में। और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, तो विश्वविद्यालय द्वारा सीधी शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है और शिक्षा ले सकता है, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरा देखिए विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरीज और पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थापित की जाए। तीसरा प्रावधान था कि सभी विश्वविद्यालयों की सीनेट यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति होते थे विश्वविद्यालय के, जो प्रधानाचार्य और जो भी उनकी एक संसद थी छोटी सी, उसके अंदर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि ये सदस्य अगर इनके फैसले पर वीटो तक कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप किया जा रहा था। विश्वविद्यालयों का जो क्षेत्राधिकार था वो गवर्नर जनरल तय करेगा, यानी कि गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा कि किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कितना होना चाहिए, कहाँ तक वो रूल बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा प्रावधान था कि निजी कॉलेजों के विश्वविद्यालय से मान्यता लेने की शर्तों को कठोर कर दिया गया, यानी कि अगर कोई निजी जो कॉलेज है अगर वो विश्वविद्यालय से मान्यता लेना चाहता है तो उसको काफ़ी कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। विश्वविद्यालय में जो शोध का कार्य है यानी कि रिसर्च है, तो रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद देखिए करजन कॉलेज के छात्रों में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसलिए उसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए करजन के समय रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में रेलवे में सुधार किए गए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे डलहौजी के समय शुरू हुई थी। भारत में डलहौजी के समय रेलवे की शुरुआत हुई थी। और मैंने बताया था आपको जो पहली 3 ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। आप मुझे बताइए कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी, कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। मैं आपको दूसरी और तीसरी का थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। दूसरी ट्रेन 1854 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये कलकत्ता से रानीगंज कोल फील्ड जो है वहाँ तक चली थी। और तीसरी जो ट्रेन चली थी वो चली थी उस समय मद्रास से, यानी कि जो चेन्नई है आज का, मद्रास से अरकोनम तक तीसरी ट्रेन चली थी और ये चली थी 1856 में। तो आप मुझे पहली ट्रेन के बारे में लिख कर बताइए। उसके बाद देखिए कलकत्ता नगर निगम अधिनियम भी पारित होता है करजन के समय 1899 में। और करजन ने निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, यानी कि यहाँ पर भी करजन ने सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई है। करजन ने कहा था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह कलकत्ता का महापौर बनना पसंद करेगा। इनकी कलकत्ता देखिए वायसरॉय का पद काफ़ी ऊंचा होता है मेयर से, मतलब ये महापौर से। तो इस बंदे ने कहा कि मैं महापौर बनना चाहूँगा कलकत्ता का, अगर मैं रिटायर होता हूँ तो उसके बाद में महापौर बनने की इच्छा जताता है ये करजन। भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण अधिनियम आता है 1899 में करजन के समय। इसमें क्या किया गया कि पौंड को भारत में वैध किया गया। तो अगर प्रश्न बनता है कि भारत में पौंड को किस गवर्नर जनरल के समय वैध किया गया, तो आंसर होना चाहिए करजन। इसमें विनिमय दर देखिए 1 पौंड को 15 रुपये के बराबर रखा गया, यानी कि 1 पौंड 15 रुपये के बराबर था उस समय। और रुपये को सवर्ण प्रभाव में रखा गया। सहकारी समिति अधिनियम 1904 में सहकारी कोऑपरेटिव कमेटी जो बनती है आज, तो उसके बारे में अधिनियम करजन ने उस समय पारित किया था 1904 में, ताकि किसान जो है सस्ती दरों पर ऋण ले सके और वो साहूकारों के चुंगल में ना फंसे। इसके लिए करजन ये अधिनियम पारित करता है। उसके बाद देखिए करजन ने जो प्राचीन स्मारक हैं जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, तो इन सब के संरक्षण के लिए अधिनियम भी पारित किया था 1904 में। और इनके संरक्षण के लिए 50,000 पाउंड खर्च करने का प्रावधान किया था। पुरातात्विक विभाग यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1904 में कोलकाता में। और इसका पहला अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। आपको ध्यान हो, जिसने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी और काफ़ी योगदान था कनिंघम का। उसके बाद देखिए सैन्य सुधार, तो क्वेटा
जो पाकिस्तान में है वहाँ पर सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण यानी कि सैनिक अधिकारी जो ट्रेनिंग लेंगे उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए। और जो किचनर था, सेनापति था, उसने किचनर टेस्ट भी प्रारंभ किया। बाद में क्या होता है कि सैन्य सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के किचनर और कर्जन में विवाद हो जाता है और कर्जन क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है। इसके अलावा हम देखें तो तिब्बत का एक मुद्दा भी कर्जन के समय काफ़ी प्रचलित रहा था। क्या हो रहा था, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ये अपना भारत है, जैसे मुझे नक्शा तो इतना नहीं आता, ये भारत है। मान लीजिए अफ़गानिस्तान के साथ भी विवाद चले थे ब्रिटिश भारत में, और बर्मा में जब फ्रांस की एंट्री हुई तो इन्होंने सहायक संधि की और बर्मा को धीरे धीरे करके मिला ही लिया था ब्रिटिशर्स ने। और अफ़गानिस्तान में भी सहायक संधि जैसे ही प्रावधान थे। और तिब्बत में क्या है, अभी ऊपर तिब्बत था, तिब्बत में क्या है, रूस एंट्री ले रहा था। तो ब्रिटिशर्स को चिंता होगी कि आज अगर रूस तिब्बत में आ जाता है तो कल को वो जो ब्रिटिश सत्ता है उसको डायरेक्ट थ्रेट करेगा। तो इसको लेकर क्या है, तिब्बत के मुद्दे को लेकर भी विवाद देखने को मिलता है और कर्जन ने एक अभियान चलाया था। 1903 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और इससे क्या होता है, दलाई लामा तिब्बत को छोड़ करके भाग जाते हैं, जो कि तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते हैं। देखिए दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है। जिस तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार वहाँ पर दलाई लामा होते थे। तो तिब्बत छोड़कर वो भाग जाते हैं और तिब्बत पर क्या होता है कि 75 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया जाता है। और जब तक युद्ध हर्जाना नहीं देते हैं तब तक चुंबी की घाटी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है 75 वर्ष के लिए। ये चुंबी की घाटी अगर हम देखें, आज जो हमारा सिक्किम है और इधर भूटान है और ऊपर तिब्बत था, तो इसके बीच में ये चुंबी की घाटी थी। चुंबी की घाटी पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, 1908 में पुनः एक समझौता होता है और युद्ध हर्जाने को कम करके 25 लाख रुपए कर दिया जाता है और चुंबी की घाटी वापस तिब्बत को दे दी जाती है। उसके बाद देखिए कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित किया। दिल्ली दरबार आयोजित किया, इससे पहले भी एक गवर्नर जनरल ने दिल्ली दरबार आयोजित किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो था लिटन। लिटन ने आयोजित किया था 1877 में और महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि थी। हालांकि महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत नहीं आई थी, लेकिन इसने महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। कर्जन एक और कारण से भी चर्चा में रहा, क्योंकि कर्जन ने जो भारत के राजा महाराजा थे यानी कि रजवाड़े थे उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी। तो कर्जन सबसे ज़्यादा विवादित अगर किसी मुद्दे में रहा था तो वो था बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ था। इसका जो घोषित उद्देश्य था, यानी कि लोगों को बताया गया कि प्रशासनिक अव्यवस्था काफ़ी हो रही है, उसको हम कम करने के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन इनका जो वास्तविक उद्देश्य वो कुछ और ही था, वो था कि बंगाली हिंदुओं की बढ़ती हुई जो राष्ट्रवादी भावना है उसको कुचल दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाए, ये इनके उद्देश्य थे और मुस्लिमों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। कर्जन ने तो कहा था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है तो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है इसकी राजधानी ढाका होनी चाहिए और जिस तरह की एकता मुस्लिमों में मुग़ल सत्ता के दौरान थी वैसी ही एकता स्थापित हो। तो ये साफ पता चल रहा था। और बंगाल के बौद्धिक वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य था। भाषा के आधार पर बंगालियों में फूट डालना, बंगालियों को बंगाल में ही अल्पसंख्यक बना दिया गया था इस विभाजन के द्वारा। देखिए बंगाल के विभाजन में हम देखें तो पूर्वी बंगाल यानी कि जिसमें बांग्लादेश, असम ये सब आते थे, उसमें इसकी राजधानी इन्होंने ढाका बनाई और इसमें 1 करोड़ 90 लाख मुस्लिम थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। तो इस आधार पर धार्मिक रूप से हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। और जो पश्चिमी बंगाल है, जो आज का हमारे पास पश्चिमी बंगाल है, उसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल थे। यहाँ पर भाषाई आधार पर बंगाली अल्पसंख्यक हो गए। कैसे? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते थे और उड़िया बोलते थे, तो यहाँ पर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं बंगाली। तो 4.5 करोड़ गैर बांग्ला भाषी हो गए और 90 लाख क्या हो गए, बांग्ला भाषी हो गए। ये 90 करोड़ गलत लिखा हुआ है। भारत की जनसंख्या आज 130 करोड़ है, तो उस समय तो 90 करोड़ हो ही नहीं सकती, ये शायद 90 लाख लिखना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसने कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं जो हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है।
रेतवाड़ी बंदोबस्त ये मद्रास में थी, बिल्कुल सही है। तालुकेदारी बंदोबस्त ये गलत है, ये मुंबई में नहीं थी। अब इसका सही आंसर क्या है, अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता है। स्थाई बंदोबस्त बंगाल में था, ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। और महलवाड़ी बंदोबस्त ये संयुक्त प्रांत में था, यानी कि उत्तरी भारत में था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंध पर नीचे लिखे हुए गवर्नर जनरल के समय आक्रमण हुआ, यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था? क्या ओकलैंड था, क्या एलनब्रो था, या हार्डिंग, या डलहौजी? तो इसका आंसर होगा एलनब्रो। तो मैंने आपको पढ़ाया था 1843 में एलनब्रो ने चार्ल्स नेपियर को भेजा था और चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया था। तो ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? इनकी रेतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुनरो। मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत 51% ब्रिटिश भारत पर ये लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1/11 ये जमींदारों को मिलता था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इसका 10/11 हिस्सा अपने पास रखते थे। सूर्यास्त का नियम भी इसमें लागू था। स्थायी बंदोबस्त में बंगाल में लागू हुई थी मेनली ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1833 की चार्टर एक्ट। हालांकि 1833 का चार्टर एक्ट इसमें नहीं पढ़ाया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए, बिल्कुल सही बात है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसके बाद दूसरा प्रावधान है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद देखिए तीसरा इसमें जो है स्टेटमेंट कि इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने का अधिकार वापस ले लिया था, ये भी सही है। जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी और जो बॉम्बे के अलावा जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसको कानून बनाने के अधिकार इन्होंने वापस ले लिए थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये भी सही है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था जो विलियम बेटिक था, विलियम बेटिक के समय आया था और विलियम बेटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ऑप्शन डी है इसका, ये सभी कथन सत्य है। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पेशवा ने, अवध के नवाब ने, हैदराबाद के नवाब ने, या तंजौर के शासक ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद के शासक ने। तो इसमें एक ट्रिक भी दिया गया था, अगर आपको याद हो तो, HMTAP, इन्होंने सहायक संधियाँ की थी। सबसे पहले हैदराबाद ने की थी 1798 में, और उसके बाद 1799 में की थी मैसूर ने, 1799 में मैसूर ने की थी। फिर तंजौर ने भी की थी 99 में ही, और फिर ए का मतलब है अवध ने की थी 1801 में सहायक संधि, और लास्ट में पेशवा ने की थी 1802 में। तो इसको सीक्वेंस को आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ये तो बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता ही होगा कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। किस कानून के द्वारा भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, यानी कि कौन सा कानून था वो? तो ये था 1858 का भारत परिषद एक्ट। अगला देखिए कि किसके निर्देश पर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका गया था? तो ये रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस के निर्देश पर बम फेंका गया था। हालांकि अब तक नहीं आया है, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहीं तक था ये लेक्चर। उसके बाद देखिए अगले लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो बने रहिए, 7वें लेक्चर में हम जल्दी ही इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।